नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद पढ़ाकू में। जैसे कि हम लोग की सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस कड़ी में जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भाग एक के बात किए थे, जिसमें हम लोग ने यह समझा था कि कंपनी के हाथ में सत्ता कैसे आई वहां तक। अब क्या है कि कंपनी के हाथ में तो सत्ता आ गई थी ना, अब उनका धीरे धीरे अपना जो बनाने का गवर्नमेंट को मजबूत करने का जो उसमें अप्लाई गवर्नमेंट को मजबूत करने उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सीधा समझिए, सेंट्रलाइजेशन से रिप्रेजेंटेशन तक की सफर को जानेंगे। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1853 से 1892 तक के एक्ट को। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में आज की क्लास में ये 4 एक्ट को पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये वो 4 एक्ट हैं जिसमें कंपनी के हाथ से सत्ता ताज तक का सफर, मतलब सीधा समझिए कंपनी के हाथ में सत्ता आई। जस्ट इसके पिछले एक्ट में चार्टर एक्ट किसमें आई थी, जल्दी से कमेंट में ये क्वेश्चन आपके लिए है कि किस एक्ट के तहत एक्ट में कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया था। अगर आप लोग ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए, तब ये वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर ये है, चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई थी। सत्ता जब आएगी तो लोग क्या करेगा, उसको मतलब तो सत्ता आ जाएगी आपके पास, तो आप क्या करिएगा, उसको और मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये वो 4 एक्ट हैं जिसमें जो है ना, जो अंग्रेजी सरकार थी, इस कंपनी जो थी, कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई थी। कंपनी इस चारों एक्ट के थ्रू क्या की, अपने आप को मजबूती लाने की कोशिश की। और ठीक, तो एक तरह से भारत की जो शासन व्यवस्था को बदलने में ये 4 अधिनियम जो है, मतलब एक्ट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। तो बिना समय गंवाए ये चारों एक्ट को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला एक्ट, इन चारों एक्ट में से पहला एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट 1853। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में यह एक्ट क्या था, इंट्रोड्यूस किया है किस चीज का, ओपन कंपटीशन ऑफ इंडिया फॉर इंडियन। ठीक, इंडियन के लिए एक ओपन कॉन्स्टिट्यूशन लाया, मतलब कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसके खिलाफ, सिविल सर्विस के लिए, जिसको हम लोग आईएएस, अभी यूपीएससी के थ्रू आईएएस देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो सिविल सर्विस के लिए। तो उसी समय सिविल सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंडियन के लिए कब कौन सा एक्ट में हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी एक्ट में दिस एक्ट ऑल्सो इम्पावर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको और पावरफुल बना दिया। आइडर टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू प्रेसिडेंसी और अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कहते हैं आप मान लीजिए छोटा सा, आप मान लीजिए पूरा बंगाल था, बंगाल में बिहार बड़ा पोर्शन छोटा था, वहाँ किसको रख दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रख दिया। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा था, अब नया प्रेसिडेंसी को भी गवर्न कर रहा था। ठीक, न्यू प्रेसिडेंसी में पावर गवर्न कर रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले क्या था कि दोनों को अलग अलग किया हुआ था, अब क्या क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास पावर आ गया था। ठीक, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को वहाँ पे अपॉइंट कर रहा था। दिस मेड एग्जीक्यूटिव दिस मेड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन फॉर गवर्नर जनरल काउंसिल एज सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और ऑफ गवर्नर जनरल वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब सीधा समझ, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे काउंसिल को अलग अलग सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। ठीक, 6 न्यू मेंबर एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर वाज एडेड, 6 नया मेंबर को ऐड किया गया। आउट ऑफ दिस 6 मेंबर 4 आर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था उसके जो लिए उससे 4 मेंबर, 6 में से 4 को अपॉइंट किया जा रहा था। मतलब समझे, नहीं समझे तो एक बार हिंदी में बढ़िया से समझना। ठीक, शुरू से क्या किया गया, इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए एक ओपन कंपटीशन का शुरुआत कर दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, गवर्नर जनरल
की जो कार्यकाली थी, मतलब जो उसका जो पावर था, लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसमें विद्यार्थी शक्ति को अलग कर दिया गया, मतलब सीधा सेपरेट कर दिया गया, जो पावर मतलब अलग कर दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी अलग से बनाई गई, इसमें 6 नए सदस्य को जोड़ा गया, इसमें से 4 किसका था, प्रांतीय सरकारों की थी, मतलब यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट किसका थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब क्या, यहाँ पे इनकी ठीक से सरकार नहीं चल पा रही थी, जो इनका टट्टू जिसको बोलते हैं ना, टट्टू बोलिए या मतलब इनके इशारों चलने वाले, वो वहाँ पे 4 को अपॉइंट किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से हटा के क्या कर दिया गया, 18। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 बैठे हुए थे उसको क्या किया, हटा के 18 कर दिया गया। ठीक, उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑफिसर थे उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया, कास्टिंग वोट का। पहले कास्टिंग वोट को इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू राइट दे दिया गया कि आप वोट कर सकते हैं, लेकिन कौन से करेगा, प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही क्या करेगा, वोट दे पाएगा। और ये पहली बार था जब प्रशासन की सत्ता को सेपरेशन ऑफ पावर की अवधारणा दी गई। सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग अभी पढ़े थे, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 1-2 लेक्चर शायद 3 में पढ़े थे, सॉरी हाँ, लेक्चर 5वां लेक्चर चल रहा है ना, तो लेक्चर 3रा में पढ़े थे सेपरेशन ऑफ पावर को एक तरह से। इसमें हम लोग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पढ़े थे, सेपरेशन पावर। तो इस एक्ट के थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर को पहली बार क्या किया गया इस एक्ट के साथ, तो सेपरेशन ऑफ पावर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, किसका, कि लेजिस्लेचर को अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया, समझे। अब उसके बाद जस्ट चार्टर ऑफ चार्टर एक्ट 1853 के बाद जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया गया। ये कब लाया गया, बताइए बताइए बताइए। जस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के बाद, 1857 के बाद कुछ और भी हुआ था, क्या हुआ था जल्दी बोलिए, पिछले वीडियो में पढ़े थे, 18 शुरुआत में पढ़े थे, क्या किया गया था, तो 1857 बाद कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। जो कंपनी के पास पावर दिया गया था ना, उनको क्या किया गया, कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। ठीक, क्योंकि कंपनी नहीं संभाल पाई रिवॉल्ट को 1857 का, तो इस कारण कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। ठीक, इस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, तो इसमें क्या किया गया है, उस ऑल द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन थी उसके हाथ में चली गई पूरी के पूरी इंडियन टेरिटरी। मेजर प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेयर। ठीक, अब कुछ कुछ इसमें क्या क्या चेंज लाया था, तो वो चेंज हुआ था जब पावर उसके पास आया, तो चेंज कर दिया गया किसमें, डेजिग्नेशन में, जो गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन था वो वाइस रॉय का डेजिग्नेशन। ठीक, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो गवर्नर पिछले कुछ एक्ट में पढ़े थे, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक, अब क्या क्या गवर्नर जनरल को वाइस रॉय बना दिया गया। वाइस रॉय क्या था, रिप्रेजेंटेटिव का, क्या ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, वाइस रॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, पूरे मतलब पूरे इंडिया पे गवर्न कर रहा था ब्रिटिश टेरिटरी में। तो अब क्या किया गया है, तो गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया। वाइसराय क्या था, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब एक तरह से ब्रिटिश क्राउन जो बोलेगी वाइसराय वो करेगा, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि हाँ, मतलब पूरा इंडिया को चलाने का काम किसका था, वाइसराय का। इट प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विथ द 15 मेंबर काउंसिल, मतलब जो कि 15 मेंबर का काउंसिल था, वो इनको असिस्ट करते थे, किसको, वाइसराय को। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ही वाज ए ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर। ठीक, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यहाँ से एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर, कैबिनेट मेंबर भी इसमें शामिल थे। और ये वो जो क्वीन के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन हुआ, इसको, इस एक्ट को प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 भी बोला जाता है, समझे। ये प्रोक्लेमेशन हुआ था, जिसके ये है इसका ऑफिशियल पेपर, यही पेपर है। इसके बाद क्या किया, कंपनी एक्ट को हटाया गया और ये सब हुआ। तो अगला अब हम लोग मतलब इसमें और भी कुछ घटनाएं हुए, तो उसको भी जान लेते हैं, कुछ और है। ठीक, तो मतलब सीधा अभी तक इसमें क्या क्या हुआ एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये तीनों पढ़ेंगे।
अभी तक में हुआ था 1857 में क्रांति के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक, पहला। दूसरा, भारत में जो शासन सीधे क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था उसको वाइसरॉय बना दिया गया, और ब्रिटिश संसद में प्रति क्या हुआ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया की नियुक्ति कर दी। कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक, तो सिक्योरिटी ऑफ जो स्टेट था उसमें भारत के प्रशासन में मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बन दी गई। ठीक, 15 सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में 15 लोग जो दिया जो वाइसरॉय का हेल्प करेगा, और उसमें से कुछ मतलब एक जो रहेंगे वो क्या करेंगे वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं उसको। मतलब इतना हुआ, उसके बाद ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो थे, जो बनाया गया था, और वो क्या थे, कम्युनिकेशन चैनल थे। तो मतलब सीधा समझ लीजिए, अभी के समय में जो सांसद हैं हमारे यहाँ पे, क्या करते हैं, जो गवर्नर क्या है, जो गवर्नमेंट है जो आपके क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए कि मतलब हमारे क्षेत्र का जो भी है संसद, वो क्या करता है, संसद पार्लियामेंट में हमारे तकलीफ हमें प्रॉब्लम रखता है तो उस पर बात चलती है। तो उसा ही जो थे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये एक कम्युनिकेशनल चैनल थे इंडियन का। कहाँ पे, इंडियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच का कम्युनिकेशन चैनल थे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक, ये 15 मेंबर की सदस्यीय कमेटी थी जो कि वायसराय को असिस्ट करती थी। और इस एक्ट में मतलब जो पिक्स एक्ट है, क्विट इंडिया एक्ट, इसमें डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हटा दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया इस एक्ट के अंदर में। यह लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो आपसे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ये कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कर दीजिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब अभी तक तो पहली बार पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था। द एक्ट ये स्टोर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास और बम्बई विच वर टेकन फ्रॉम देम बाय चार्टर एक्ट 1833। 1833 में जो लेजिस्लेटिव पावर को ले लिया गया था उसको फिर से पुनः क्या गया, दे दिया गया। ठीक, दे दिया गया फिर से किसका, मद्रास और बम्बई का पावर। इतना तक समझ गए। फिर गवर्नर जनरल को क्या किया जाए, एब्सोल्यूट वीटो पावर दे दिया गया। ठीक, और एंड इशू ऑर्डिनेंस विच कुड रिमेन इन फोर्स ऑफ फॉर 6 मंथ। गवर्नर जनरल को मिला एब्सोल्यूट वीटो पावर और 6 महीने तक ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार। मतलब 6 महीने तक ऑर्डिनेंस मतलब कुछ भी जैसे आया तो उसको में 6 महीने तक रोक लगा सकता है कौन, गवर्नर जनरल। ठीक, जो अभी जिसका देखो यहाँ से लिया गया एक ध्यान है, ये जो चीज़ है ये पॉइंट इसके पास प्रेसिडेंट में भी देखते हैं 6 महीना का ऑर्डिनेंस रहता है। मतलब 6 महीना तक उसको जवाब देने का बात रहता है। क्या 6 महीना तक अब नहीं जवाब देगा तो वो ऑटोमेटिकली बिल क्या होता है वहाँ से रिलीज हो जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक में सीरीज में, तब इसमें पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का। तो यही इंडियन काउंसिल एक्ट से ही ये थोड़ा मिलता जुलता है पावर। ठीक, द फर्स्ट टाइम इंडियन वेयर गिवन स्पेस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एज नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में पहली बार इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वायसराय के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई। इसमें कौन कौन आए, तो महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस के राजा, और सर दिनकर रॉ वाज नॉमिनेटेड बाय द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नॉमिनेट किए गए किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कौन कौन, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। ठीक, और भी कुछ है इसमें। तो वायसराय गिवन द पावर टू मेक रूल और ऑर्डर फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस इन काउंसिल। तो काउंसिल में बिजनेस के रूप में इनके हाथ में था सब चीज। ठीक, अंडर दिस लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम विच लेड द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। पोर्टफोलियो सिस्टम का को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो कि एक तरह से कैबिनेट सिस्टम का फाउंडेशन बना इंडिया में। ठीक, ए लॉ मेंबर वाज एडेड इन एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें लॉ मेंबर को ऐड किया गया। ठीक, अब अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
This act enlarged the Governor General Council by adding more non-official member. पहले इंडियन 3 को डाला गया था, तो उसमें और भी ऐड कर दिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में थ्रू ऑफिशियल मेंबर। ठीक, मेजोरिटी वाज मेंशन 2/5 ऑफ द न्यू मेंबर वेयर नॉन ऑफिशियल, मतलब जितना मतलब 5 मेंबर अगर है तो 5 में से क्या है, 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल होना चाहिए, ये मेजोरिटी बता दिया गया। ठीक, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज इंक्रीज। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था गवर्नर जनरल का, उसको बढ़ा दिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड नाउ डिस्कस बजट। अब बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किससे, एग्जीक्यूटिव से कि क्यों नहीं काम हुआ जो अभी चलता है। ठीक, ऑल्दो नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की अनुमति नहीं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की नहीं दी गई अनुमति, मतलब उस तरह से आप नहीं, जैसे अभी हम लोग डायरेक्टली पूछ देते हैं तो उस तरह से नहीं उस समय था, मतलब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। और क्या किया गया इसमें, प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, किसको, इलेक्शन को। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बट द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड। समझे, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, शुरुआत किया गया, लेकिन इलेक्शन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। हाँ, इलेक्शन होगा, ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला गया। तो अभी तक जो बात करें तो हम आई आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक का मतलब दोनों से मिला के, दोनों पार्ट मिला के जो भी डाउट या क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में रखिए। और हमने जो जो क्वेश्चन पूछा है बीच बीच में, तो आप जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो मेरा एक और आपसे सवाल है, जो सवाल ये है कि 1958 के बाद जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, जो कि जो था वो गवर्नेंस ऑफ इंडिया सिस्टम था, वो इवॉल्व हो रहा था। लेकिन लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कब, अभी मैंने बात किया है कि कब, क्वेश्चन आपसे यही है, कब इंडिया को राइट दिया गया डायरेक्ट इलेक्शन, और पहली बार इंडिया में इलेक्शन कब हुआ। अगर ये सवाल का आपको जवाब पता है, ये दोनों सवाल का कि कब राइट दिया गया था डायरेक्ट इलेक्शन का और कब पहला इलेक्शन इंडिया में हुआ था, तो इसका जवाब अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको भी बताएं। तो हम लोग 1958 के बाद के शासन के बाद भारत का शासन बदल रहा था, ये अभी हमने पढ़ा ही। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय को प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार कब मिला, तो अभी हमने क्वेश्चन पूछा। तो ये क्वेश्चन जो हमने पूछा अभी, तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो वेल एंड गुड, आप जवाब दे दीजिए। अगर नहीं पता है, ठीक, अगर इस जवाब नहीं पता है, इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारा तीसरा पार्ट, जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट है, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एक्ट दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक, और जो स्कूल के बच्चे हैं या जो स्कूल के बच्चे देख रहे हैं या जो नॉलेज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सब जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में सहायता करेगी। पहला है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में भी जाने जाते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, जिसको हम लोग मोन्टागो चैल्स फॉर्म रिफॉर्म के रूप में जानते हैं। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, उसके बाद अगस्त ऑफर पढ़ेंगे 1840 में आया था, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, और इंडियन सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पढ़ के इंडिया को आज़ाद यहाँ पे तक कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे और भी सीरीज आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से जो ये हम लोग स्लाइड का जो इस्तेमाल किए हैं, अगर ये स्लाइड आपको अच्छी लगी और स्लाइड चाहिए तो हमारे ये जो टेलीग्राम पेज है ना, इसको ज्वाइन कर लें। इस पर जो भी मतलब
पढ़ाते हैं उसका लर्न विद पढ़ाकू जो टेलीग्राम पेज है उस पर इसको का PDF आपको मिल जाएगा। और छोटे बड़े अपडेट के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ओए पढ़ाकू को फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे अगले पार्ट के लिए और जाने क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अगर जानते हैं जवाब दीजिए, नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो के लिए जरूर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।